तो आज का वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो है 10 एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जो 1 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, जो जीवन की मौलिक इकाई कोशिका नाम से जो चैप्टर से संबंधित जो 1 नंबर के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपका चैप्टर जो है एमसीक्यू के रूप में और 1 नंबर यानी वेरी शॉर्ट के रूप में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम जो है शॉर्ट और लॉन्ग को हम सॉल्व करेंगे। तो देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक आखिरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो पे नए हैं तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपके मोबाइल के सामने, किस अंगक में डीएनए और राइबोसोम होता है, यानी कोशिका के किस अंग में डीएनए और राइबोसोम होता है? ऑप्शन ए गोल्जी तंत्र, ऑप्शन बी माइक्रोकांडिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन सी लाइसोसोम। तो सही उत्तर है माइक्रोकांडिया। किस अंग में अपना डीएनए यानी आपका जो माइक्रोकांडिया होता है, उस माइक्रोकांडिया में आपका राइबोसोम और एक तरह से डीएनए होता है। देखिए डीएनए जो होता है ये आपके केंद्रक में पाया जाता है, जिसमें आपका क्रोमेटिन धागे एक तरह से आपका होता है, तो उसी में आपका डीएनए पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, पादप कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन है राइबोसोम। यहाँ देखिए प्रश्न क्या था, ठीक है। पादप कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यानी पादप कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन सा? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी केंद्रीय राजधानी, ऑप्शन डी माइक्रोकांडिया और ऑप्शन डी गाल्जी तंत्र। तो इसका सही उत्तर है केंद्रीय राजधानी। ये जो आपका तरल पदार्थ जो दिख रहा है ना, इसी को राजधानी बोलते हैं। तो पादप कोशिका में सबसे बड़ा अंग जो होता है वो राजधानी का होता है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम क्यों होती है, यानी कोशिका झिल्ली जो होता है अर्धपारगम क्यों होती है? ऑप्शन है केवल गैसें पार करती हैं, ऑप्शन बी चयनात्मक पदार्थों को प्रवेश देती है, ऑप्शन सी जल पार नहीं करता है, और ऑप्शन डी प्रोटीन पार नहीं करता है। तो यहाँ पे पूछा है कोशिका झिल्ली अर्धपारगम क्यों होती है? क्योंकि ये चयनात्मक पदार्थों को प्रवेश करने देती है, क्योंकि ये प्रोटीन और लिपिड के बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, जिस वजह से चीजों को चयन करके भेजती है। इस वजह से कोशिका झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली आपकी है, और ये चयनात्मक यानी ये चीजों का चयन करके एक तरह से भेजती है। ये आपकी कोशिका है, तो इसकी जो बाहरी संरचना है इसी को हम जो है कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो इस प्रकार देख सकते हैं। और एक कोशिका झिल्ली में ये जो आपका है प्रोटीन है, और इसके अंदर आपका ये लिपिड आपको देखने को मिलेगा। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा अंगक नहीं होता, यानी लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं इसमें कौन सा अंग नहीं होता? ऑप्शन ए नाभिक नहीं होता, ऑप्शन बी राइबोसोम नहीं होता, ऑप्शन सी माइक्रोकांडिया नहीं होता, ऑप्शन डी गाल्जी तंत्र नहीं होता। तो इसका सही उत्तर है नाभिक, यानी जो आपका लाल रक्त कणिका होता है उसमें नाभिक यानी कोशिका नहीं होता है। सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है। ये आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है पादप कोशिका, ऑप्शन बी जंतु कोशिका, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी कवक। तो सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? सही उत्तर है जंतु कोशिका। जो जंतु कोशिका होता है उसी में सेंट्रोसोम पाया जाता है। देख सकते हैं यह आपका सेंट्रोसोम है, इस तरह से सेंट्रोसोम होता है, और इसी के अंदर सेंट्रियोल आपका पाया जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। डीएनए की प्रकृति कहाँ होती है? डीएनए की प्रकृति कहाँ होती है? ऑप्शन ए नाभिक में, ऑप्शन बी स्मूथ में, यानी अंतर्द्रव आपका जो स्मूथ होता है क्या होता है? आपका जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है, आपका जो राइबोसोम होता है, आपका गोल्जी तंत्र होता है। तो नाभिक में जो आपका नाभिक होता है उस नाभिक में ही आपका डीएनए एक तरीके से पाया जाता है। चलिए कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइक्रोकांडिया, ऑप्शन सी गाल्जी तंत्र, ऑप्शन डी कोशिका भित्ति। तो इसका सही उत्तर है माइक्रोकांडिया, यानी कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का स्थान जो होता है वो माइक्रोकांडिया में होता है, यानी माइक्रोकांडिया में ही ऊर्जा का निर्माण होता है। और ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में होता है, और जो शरीर इसका क्या करता है एटीपी के रूप में ऊर्जा लेता है। चलिए अगला प्रश्न है, लाइसोसोम किस प्रकार का एंजाइम रखते हैं, यानी जो लाइसोसोम होते हैं वो किस प्रकार का एंजाइम रखते हैं? ऑप्शन ए पाचक एंजाइम, ऑप्शन बी संश्लेषण एंजाइम, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषी एंजाइम, और ऑप्शन डी शोषण एंजाइम। तो पाचन एंजाइम, यानी जितने भी लाइसोसोम होते हैं कोशिका के अंदर उनके अंदर पाचन एंजाइम होते हैं, जो चीजों को पचाने की क्षमता रखता है, इसलिए इनको पाचन एंजाइम भी कहते हैं। किस वैज्ञानिक ने प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखी थी या देखा था, यानी किस वैज्ञानिक ने प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की मदद से
कोशिका को देखा था? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी स्लाइडन, ऑप्शन सी विर्चो, ऑप्शन डी स्वान। तो सही उत्तर है रॉबर्ट हुक, यानी रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी की मदद से कोशिका को देखा था। कौन सा अंग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? ऑप्शन ए सेंट्रियोल, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी केंद्रीय राजधानी। सही उत्तर है सेंट्रियोल, यानी जो सेंट्रियोल वो केवल जो होता है जंतु कोशिका के अंदर ही पाया जाता है, और सेंट्रियोल जो होता है सेंट्रोसोम के अंदर पाया जाता है। यह आपका जो होता है जंतु कोशिका होता है, इसके अंदर आपका जो सेंट्रोसोम होता है, इसी के अंदर आपका सेंट्रियोल पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, ये आपके 10 MCQ थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो है वेरी शॉर्ट प्रश्न की ओर आ गए हैं। कुछ ऐसे वेरी शॉर्ट प्रश्न जो 1 नंबर के होते हैं, जिनका जवाब आपको 15 से 25 शब्दों में देना पड़ता है। तो देखिए, जीवन की मौलिक इकाई किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो जीवन की मौलिक इकाई हम जो है कोशिका को कहते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका, यानी जो हमारा शरीर है छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए जीवन की सबसे छोटी और संरचनात्मक इकाई कोशिका है, इसलिए जीवन की मौलिक इकाई कहते हैं। ये जीवन के सभी कार्य करती है, जो भी कार्य हो गया ये कोशिका के माध्यम से करती है, और ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका के रूप में बटा हुआ आपको मिलेगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताते हैं। यहाँ पर आपको एक ही अंतर बताना है, क्योंकि एक ही नंबर का है, और जब 2 अंतर बताना होगा तो 2 नंबर का होगा। तो एक ही नंबर का है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट नाभिक नहीं होता, यानी जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं उसमें क्या स्पष्ट रूप से आपको नाभिक यानी केंद्रक नहीं देखने को मिलेंगे, जबकि यूकैरियोटिक में आपको केंद्रक देखने को मिलेगा। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट रूप से आपको नाभिक और झिल्ली से घिरा हुआ आपको ये देखने को मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, कोशिका सिद्धांत के 2 मुख्य बिंदु लिखिए, यानी कोशिका सिद्धांत यानी कोशिका विभाजन के सिद्धांत के 2 बिंदु को लिखिएगा। ये 2 नंबर में है। सभी सजीव कोशिका से बने हुए हैं। पहला बिंदु, सभी जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं सब कोशिका से बने हुए हैं। दूसरा, नई कोशिकाएं केवल पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, और जितने भी नई कोशिका बनती हैं वो पुरानी कोशिका से विभाजित होकर ही बनती है। इस बात को याद रखिएगा। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम क्या प्रोटीन को संश्लेषण करता है, एक नया रूप देता है। इस रूप में देता है कि शरीर क्या करे, उस राइबोसोम प्रोटीन को उस रूप में देता है, उस रूप में उसको व्यवस्थित करता है, जिससे हमारा शरीर क्या करे, हमारा जो शरीर है उस प्रोटीन का उपयोग कर सके। और प्रोटीन का कार्य होता है हमारे शरीर में मरम्मत करना, हमारे जो शरीर होते हैं उसकी देख रेख करना, इस तरह की चीज़ें का काम करना कौन होता है? प्रोटीन का काम होता है। यानी प्रोटीन नहीं रहेगा तो हमारा शरीर में मांसपेशियां नहीं बनेंगी, कोशिका एक तरह से मरम्मत नहीं होगी, जो घाव लगेंगे वो जल्दी घाव भरेंगे नहीं, इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। जो जीवन की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक है, जीवन की वृद्धि के लिए और मरम्मत के लिए एक तरीके से आवश्यक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ऊर्जा एटीपी का निर्माण करते हैं, जिससे सभी क्रियाएं संपन्न होती है, इसलिए इसे पावर हाउस कहा जाता है। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें क्या होता है, इसमें ही आपका ऊर्जा का निर्माण होता है, और ऊर्जा जो निर्माण होता है वो एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, और जिससे सभी क्रियाएं संपन्न होती है। जो भी कोशिका का काम होता है, उत्सर्जन, परिवहन, ट्रांसपोर्शन, अपने अंगों का निर्माण करना, अन्य चीज़ों का करना, जो भी ऊर्जा चाहिए ये माइटोकॉन्ड्रिया के एटीपी के रूप में ही उपयोग होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनेगा और एटीपी के रूप में ही शरीर उसका उपयोग करता है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना और कार्य लिखिए। यानी जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिका के बाहर एक झिल्ली होती है जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, इसका कार्य और संरचना लिखिए। तो प्लाज्मा झिल्ली एक अर्धपारगम झिल्ली होती है जो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। यह पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है कि क्या कोशिका के अंदर आए, क्या कोशिका के अंदर नहीं आए, ये चीज़ों को चयन करके भेजती है, इसलिए इसको चयनात्मक वर्णनात्मक झिल्ली भी कहते हैं, चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। तथा कोशिका के बाहरी वातावरण से अलग करते हैं, और ये क्या करते हैं, कोशिका को बाहरी वातावरण से इसको पूरी तरह से एक तरह से अलग करती है। कोशिका भित्ति का महत्व लिखिए। कोशिका भित्ति केवल जो होता है पादपों में पाया जाता है, जितने भी पेड़ और पौधे होते हैं उसी में कोशिका भित्ति पाया जाता है। और कोशिका भित्ति एक बाहरी संरचना होती है जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, ये जो होता है ये सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इसी से ये बना होता है। और इंसान जो होता है ना, सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता, इस बात को याद रखिएगा। जो कोशिका को कठोरता और आकार देती है, सेलुलोज क्या करता है, कोशिका भित्ति को कठोरता देती है, एक आकार देता है, बाहरी दबाव से रक्षा एक तरह से करता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या करता है, कठोरता देता है, बाहरी दबाव से सुरक्षा देता है, आकार देता है, एक तरह से रक्षा करने का कार्य करता है पेड़ पौधों को। पादप और जंतु कोशिका में 2 अंतर लिखिए।
पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दो अंतर। पहला, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में नहीं होते। जंतु कोशिका में केंद्रक झिल्ली के साथ साथ लाइसोसोम अधिक पाए जाते हैं। नाभिक का कार्य लिखिए। नाभिक कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसमें डीएनए होता है। तो नाभिक क्या करता है? सभी कोशिका के कार्य को नियंत्रित करता है। नाभिक कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जो आनुवांशिक सूचना को वहन करता है तथा कोशिका विभाजन और प्रोटीन निर्माण को नियंत्रित एक तरीके से करता है। तो ये क्या काम होता है? ये नाभिक का काम होता है। नाभिक कोशिका को नियंत्रित करता है। डीएनए बनाने का मिसिंग होता है और जो आनुवांशिक जानकारी होता है ये डीएनए के अंदर ही पाया जाता है। अब 10वां प्रश्न भी, ठीक है। तो ये रहे आपके कुछ प्रश्न, ठीक है। और इसी साथ आपका जो 10वां प्रश्न है आप दे सकते हैं। कोशिका अंगकों में गोल्जी तंत्र की भूमिका बताइए। तो गोल्जी तंत्र प्रोटीन और वसा का संशोधन, पैकेजिंग एवं श्रावण करता है। कोशिका में अंगकों में गोल्जी तंत्र, जो कोशिका होता है, कोशिका अंगों में गोल्जी तंत्र क्या करता है, जिसको हम गोल्जी बॉडी कहते हैं, गोल्जी अंग कहते हैं, जिसकी भूमिका क्या है? ये गोल्जी तंत्र प्रोटीन और वसा को संशोधन करता है। यानी ये प्रोटीन को और वसा को संशोधन करता है, उसका पैकेजिंग करता है, उसको इकट्ठा करता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये कोशिका में लाइसोसोम का निर्माण और कोशिका उत्पादन में उत्पादकों का परिवहन भी करता है और कोशिका उत्पादकों में परिवहन करता है। एक तरह से ये प्रोटीन और वसा, यानी जो आपके शरीर में प्रोटीन होगा, जो फैट होगा, उसको पैकेजिंग करता है, इकट्ठा करता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। इस तरह का काम कौन करता है? गोल्जी तंत्र या गोल्जी बॉडी करता है। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।